नमस्कार। प्रस्तुत है मुख्य समाचार। अपराधियों से 2 कदम आगे रहेगी पुलिस। लोकसभा में दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पारित। राज्यसभा की कार्यवाही पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से बातचीत में विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के सहयोग की समीक्षा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नीदरलैंड के 3 दिन की यात्रा पर एम्स्टर्डम पहुंचे। सरकार इस शैक्षणिक वर्ष में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत छात्रों, विश्वविद्यालय और शिक्षण प्रणाली पर बोझ को कम करेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल आवेदकों और विभिन्न हितधारकों के बीच सुगम संचार और आवेदनों के जल्द निपटारे को सुनिश्चित करेगी। सरकार ने कहा, देश में 48% से अधिक ग्रामीण परिवारों को अब तक जल से नल की आपूर्ति की जा चुकी है। देश के विभिन्न जिलों में 75 उपभोक्ता अनुकूल डिजिटल बैंकिंग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। विनय मोहन क्वात्रा नए विदेश सचिव होंगे। पाकिस्तान में पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कार्यवाहक प्रधानमंत्री नामित। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 12 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। इस विधेयक में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को यह रिकॉर्ड एकत्र करने, इन्हें सुरक्षित रखने और इन्हें साझा करने या नष्ट करने का अधिकार दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक 1920 के कैदी पहचान अधिनियम की जगह लेगा और इससे सबूत एकत्र करने और छानबीन के काम में काफ़ी मदद मिलेगी। लोकसभा में दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पारित हो गया है। इस विधेयक में अपराधियों की पहचान और आपराधिक मामलों की छानबीन तथा अपराध से जुड़े मामलों के रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था है। इसमें उन व्यक्तियों की पहचान से जुड़े उपयुक्त उपायों को कानूनी स्वीकृति देने की व्यवस्था है जिनमें अंगुलियों के निशान, हाथ की छाप और पंजों के निशान, फोटो, आँखों की पुतली और रेटिना का रिकॉर्ड और शारीरिक जैविक नमूने तथा उनके विश्लेषण आदि शामिल हैं। इससे अपराधों की छानबीन अधिक कुशलता से और जल्दी की जा सकेगी। अब खबर पाकिस्तान से, जहां पाकिस्तान सरकार का भविष्य सुप्रीम कोर्ट में अटका है। वहां से राजनीतिक उठापटक की खबर है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में सरकार के भविष्य का फैसला सोमवार को भी नहीं हो सका। कोर्ट ने नेशनल असेंबली में इमरान सरकार के खिलाफ लाए गए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने और राष्ट्रपति द्वारा सदन को भंग करने के फैसले पर सुनवाई मंगलवार तक स्थगित कर दी। पाकिस्तान के अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान जस्टिस एहसान ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही में नियमों का उल्लंघन हुआ। जस्टिस अख्तर ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के अधिकार पर संदेह जताया। उन्होंने कहा, मेरी राय में केवल स्पीकर को ही यह फैसला करने का अधिकार था। अब समाचार श्रीलंका में व्याप्त आर्थिक संकट से। विपक्ष को कैबिनेट में शामिल होने का न्योता दिया गया। इसके बीच केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने इस्तीफा दिया और श्रीलंका में वित्त मंत्री बर्खास्त किए गए। अपनी आज़ादी के बाद सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने सोमवार को अपने भाई और वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे को बर्खास्त कर दिया। बासिल ने मौजूदा विदेशी मुद्रा संकट से निपटने में श्रीलंका की मदद के लिए भारत से आर्थिक राहत पैकेज पर बातचीत की थी। उनकी जगह अली साबरी को नियुक्त किया गया है, जो रविवार तक न्याय मंत्री थे। अब खबर सर्वोच्च न्यायालय से। सर्वोच्च न्यायालय ने कोरोना में अनाथ हुए बच्चों की संपत्ति सुरक्षित रखने और उनकी पढ़ाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। राज्यों को स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल कर ऐसे बच्चों की शिक्षा की स्थिति बताने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना में माता पिता को खोने वाले बच्चों की संपत्ति सुरक्षित रखने और पढ़ाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि बच्चों के माता पिता द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का ब्यौरा बाल स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाए। विदेश मंत्रालय में इसी महीने सेवानिवृत्त हो रहे हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह क्वात्रा होंगे अगले विदेश सचिव। नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा सोमवार को देश के अगले विदेश सचिव नियुक्त किए गए। वह इस महीने के आखिर में सेवानिवृत्त हो रहे हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह लेंगे।
भारतीय विदेश सेवा IFS में 1988 बैच के अधिकारी क्वार्ता की नियुक्ति की घोषणा करते हुए कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि वह 30 अप्रैल को विदेश सचिव के रूप में प्रभार ग्रहण करेंगे। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने क्वार्ता की नियुक्ति को मंजूरी दी है। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा, अनुच्छेद 51A के प्रति न्याय विभाग की वेबसाइट ने जागरूकता बढ़ाई। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें यह उस याचिका पर आपत्ति है जिसमें संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सुपरिभाषित कानूनों नियमों को लागू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि न्याय विभाग की वेबसाइट अनुच्छेद 51A के बारे में नागरिकों को जागरूक करने के लिए किए गए व्यापक काम को दिखाती है। वेणुगोपाल को पूर्व में शीर्ष अदालत ने मामले में सहायता करने के लिए कहा था। उन्होंने जस्टिस SK कौल और जस्टिस MM सुंदरेश की पीठ को बताया कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में छात्रों को पढ़ाए जाने वाले कर्तव्यों के साथ अनुच्छेद 51A शामिल है और देश में इस पर बहस होती रही है। संविधान का अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस पहलू को संबोधित किया है और 1 साल का जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योगी मॉडल पर साधी चुप्पी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा पिछले सप्ताह बिहार में योगी मॉडल की आवश्यकता पर बात किए जाने के बाद राजनीतिक गलियारे में इस पर खूब चर्चा हो रही थी। राज्य सरकार में भाजपा कोटे से शीर्षस्थ तारकिशोर के इस बयान पर जदयू के खेमे में बेचैनी भी थी। दिल्ली तक इसकी गूंज पहुंची थी। हालांकि सोमवार को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस बारे में पूछा गया तो अनापत्ति की भाव भंगिमा के साथ बिना कोई उत्तर दिए वह अपनी गाड़ी में बैठकर आगे निकल गए। वहीं शराबबंदी कानून की बात करें तो बिहार में पहली बार शराब पीने पर जुर्माना होगा और दूसरी बार पिया तो जेल। बिहार में अब पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर आरोपित को 2000 से 5000 रुपये तक जुर्माना भरना होगा। जुर्माने की राशि कितनी होगी यह कार्यपालक दंडाधिकारी के सामने पेशी में तय होगा। नए कानून का मतलब यह नहीं कि शराब पीने वाले के पास यह अधिकार होगा कि वह सिर्फ जुर्माना भरकर छूट जाए। इसके अलावा दूसरी बार शराब पीने पर पकड़े जाने की स्थिति में संबंधित आरोपित को अनिवार्य रूप से 1 वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शराबबंदी संशोधन कानून 2022 के तहत जुर्माना राशि और मजिस्ट्रेट के अन्य अधिकारों को अधिसूचित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। बैठक में कुल 14 प्रस्ताव स्वीकृत हुए। रक्षा क्षेत्र की बात करें तो भारत रक्षा की क्षेत्र में निरंतर शक्तिशाली होता जा रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान DRDO ने गत दिवस भारतीय वायुसेना को 500 किलोग्राम का बम सौंपा है। भारत शांति का पक्षधर रहा है लेकिन अपनी सीमाओं को लेकर सतर्क रहता है और आक्रामक भी। जब आपके पड़ोसी चीन और पाकिस्तान जैसे साथी राष्ट्र हों तो अपनी सामरिक शक्ति व नीति को मजबूत करना जिम्मेदारी भी बनती है और कर्तव्य भी। बीते करीब 8 वर्ष में भारत रक्षा क्षेत्र में न केवल खुद मजबूत हुआ है बल्कि दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों को भी हथियार बेचने की शुरुआत कर रहा है। आइए समझे विश्व के दूसरे नंबर के हथियार आयातक ने कैसे स्वदेशी के मंत्र से अब हथियारों के निर्यात में कदम बढ़ा दिए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर की आयुध निर्माणी में तैयार इतने किलो के करीब 500 किलो के जनरल पर्पज बम में स्टील के 15 मिलीमीटर लंबे 21,000 गोले भरे हुए हैं। विस्फोट होते ही स्टील के ये गोले 100 मीटर क्षेत्र में फैल जाते हैं। 1.9 मीटर लंबा बम जगुआर और सुखोई Su-30 MKI युद्ध विमानों से गिराया जा सकता है। 12 मिलीमीटर मोटी स्टील की प्लेट को भी इस बम में मौजूद स्टील के गोले भेज सकते हैं। बम की ताकत इतनी है कि यह बड़े पुल और बंकर ही नहीं एयरपोर्ट के रनवे को भी पूरी तरह नष्ट कर सकता है। सरकार का लक्ष्य है कि 2024-25 तक रक्षा निर्यात को बढ़ाकर 36,500 करोड़ किया जाए। सरकार का ध्यान स्वदेशी हथियार निर्माण पर अधिक है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए केंद्र ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और 41 आयुध निर्माणी फैक्ट्रियों को मिलाकर रक्षा क्षेत्र में 7 सार्वजनिक उपक्रम बना दिए हैं। उद्देश्य प्रशासनिक चुस्ती के साथ कामकाज में पारदर्शिता और तेजी लाना है। बीते 8 वर्ष में भारत के रक्षा निर्यात में करीब 6 गुना वृद्धि हुई है। फिलीपींस के साथ 2,770 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा मील का पत्थर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत सर्वाधिक FDI पाने वाला देश है। सोमवार को लोकसभा में कहा कि भारत सर्वाधिक प्रत्यक्ष निवेशी
विदेशी निवेश पाने वाला देश बना हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय खुदरा निवेशकों ने शेयर बाजारों से एफपीआई द्वारा बड़ी मात्रा में पैसे निकाले जाने के बाद पैदा हुए हालात से निपटने की क्षमता विकसित की है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के सवाल का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि विदेशी निवेश को केवल एफआईआई विदेशी संस्थागत निवेशक और एफपीआई विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक से नहीं मापना चाहिए। एफआईआई और एफपीआई की निर्भरता ब्याज दरों पर होती है और उनके द्वारा किए जाने वाले निवेश में उतार चढ़ाव होता रहता है। अफस्पा की बात करें, भारत सरकार ने पूर्वोत्तर के 3 और राज्यों असम, मणिपुर और नागालैंड के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून अफस्पा दायरे को घटाने का फैसला लिया है। इन इलाकों से अफस्पा हटाए जाने की मांग काफ़ी दिनों से चल रही थी। इस हिसाब से सरकार ने सही दिशा में यह कदम उठाया है कि उसका स्वागत किया जाना चाहिए। सरकार के इस फैसले के बाद अब यह कानून केवल 31 जिलों में पूरी तरह तथा 12 जिलों में आंशिक रूप से प्रभावी रह गया है। इन जिलों को 1 अप्रैल से 6 महीने के लिए अशांत घोषित किया गया है। बिहार में पर्यटन के हालात का अगर जायजा लें, बिहार पिछले कुछ वर्षों से पर्यटन के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। यह वृद्धि न सिर्फ पर्यटकों की संख्या के मामले में है, बल्कि पर्यटन केंद्र भी आकर्षक हुए हैं। वैसे स्थान जो पर्यटन के लिहाज से शानदार हो सकते थे, लेकिन बुनियादी सुविधाओं या अन्य ढांचागत दिक्कतों की वजह से उपेक्षित थे, अब वे बदले नजर आ रहे हैं। अगर बात झारखंड की जाए, जंगल में लगी आग बुझाने के लिए पश्चिमी सिंहभूम के ग्रामीणों ने दोषी लोगों पर जुर्माना लगाने की व्यवस्था बनाई है। साथ ही आग बुझाने की भी जिम्मेदारी तय की गई है। जंगलों में आग झारखंड के लिए एक बड़ी समस्या रही है। गर्मी के मौसम में हर वर्ष जंगलों में फैलती और धधकती आग देखी जा सकती है। इससे करोड़ों रुपए मूल्य की लकड़ियां और पेड़ पौधे जलकर खाक हो जाते हैं। प्रभु जगन्नाथ जी की मंदिर की बात की जाए तो यह करीब 800 साल पुरानी जो उनकी रसोई है उसमें तोड़फोड़ हुआ है और इसके लिए जांच शुरू हो गई है। पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की 800 साल पुरानी रसोई में शरारती तत्वों ने तोड़फोड़ कर 43 मिट्टी के चूल्हे ध्वस्त कर दिए। घटना को लेकर भक्तों में नाराजगी है। पुरी के एसपी कुंवर विशाल सिंह ने घटना की जांच के लिए टीम का गठन किया है। सोमवार देर शाम खबर लिखे जाने तक घटना के कारण और इसके पीछे जिम्मेदार लोगों के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी थी। सूत्रों ने यह भी बताया है कि पिछले दिनों यहां महाप्रसाद बेचे जाने में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद विवाद शुरू हुआ। आवश्यकता से अधिक महाप्रसाद तैयार किया गया था जिसे बाजार में बेचा जाता है। इसकी जानकारी मिलने के बाद श्री मंदिर के कमांडर ने इस प्रसाद को जब्त कर लिया था। अब खबर यूक्रेन से। यूक्रेन में मिले छत बिछत शवों को देखकर दुनिया विचलित। दोनबास में रूसी हमले जारी हैं। दोनबास के अंतर्गत आने वाले डोनेस्क और लुहांस्क में रूसी सैनिकों की संख्या और हथियारों की तैनाती बढ़ने की खबर है। हाल के दिनों में इन दोनों इलाकों में कब्जा बढ़ाने के लिए रूसी हमले बढ़े हैं। मारिपोल और ओडेसा में भी ताज़ा हमले की खबर है। इस बीच रूस ने आरक्षित बल के 60,000 जवानों को यूक्रेन में तैनाती के लिए बुलाया है। खबर खेल के मैदान से। आईपीएल में आवेश के बेग से जीता लखनऊ। हैदराबाद को 12 रन से हराया। राहुल दीपक के 50, खान ने झटके 4 विकेट। वहीं न्यूजीलैंड के होनहार बल्लेबाज रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा। रॉस टेलर ने नीदरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सोमवार को यहां न्यूजीलैंड की तरफ से अपना आखिरी मैच खेला, जिसमें उन्होंने 14 रन बनाए और दर्शकों ने खड़े होकर इस दिग्गज का अभिवादन किया। टेलर का यह न्यूजीलैंड के लिए 450वां और आखिरी मैच था, जिससे उनके 16 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर का भी अंत हो गया। इस 38 वर्षीय बल्लेबाज ने इस साल के शुरू में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था, लेकिन वह अपने घरेलू मैदान सेडन पार्क पर अंतिम मैच खेलकर क्रिकेट को अलविदा कहना चाहते थे। राष्ट्र की एकता के सूत्रधार थे भगवान श्री राम। हिंदू धर्म में रामनवमी का विशेष महत्व है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान श्री राम का राजा दशरथ के घर में जन्म हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धरती पर असुरों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु ने त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतार लिया। श्री राम रघुकुल की शाश्वत परंपराओं के पोषक एवं संरक्षक थे। चैत्र शुक्ल नवमी प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में विख्यात है।
गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में तथा महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में प्रभु श्री राम की दिव्य स्वर्णिम गाथा का वर्णन किया है। त्रेता युग में श्री राम ने राक्षसों के आतंक से इस धरती को मुक्त करके सुख, शांति और समृद्धि के राज्य की नींव रखी थी। ग्रैमी अवार्ड 2022 में भारत की धूम। रिकी, फाल्गुनी व जोसेफ की जीत से जगमगाया ग्रैमी अवार्ड शो। बेंगलुरु निवासी रिकी ने डिवाइन टाइड्स में पोलैंड के डूमर स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ युगलबंदी की है। वर्ष 2015 में भी रिकी बीट्स ऑफ संसार के लिए ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। अनुसंधान के क्षेत्र से खबर है कि व्यायाम से कम हो सकता है कैंसर की जटिलता। शोधकर्ताओं ने दिनचर्या में व्यायाम को बनाए रखने के एक और लाभ की पहचान की है। एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों की दिनचर्या में व्यायाम शामिल होता है उनमें कैंसर के ट्यूमर का विकास धीमा हो जाता है। व्यायाम कैंसर की जटिलता को कम करने में मदद करता है। इसे वेस्टिंग सिंड्रोम या कैसेक्विसिया का कहा जाता है। यह अध्ययन एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। अब कुछ महत्वपूर्ण सवाल। दांडी मार्च के दौरान नमक कानून कब तोड़ा गया था? इसका उत्तर है 1930 में आज ही के दिन महात्मा गांधी अपने समर्थकों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी पहुंचे थे। गांधी ने यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू की थी। 24 दिनों में 340 किलोमीटर पैदल चलकर सभी लोग दांडी पहुंचे और अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ा। पहली बार चालक रहित ट्रेन कब और कहां चलाई गई थी? इसका उत्तर है 1964 में आज ही लंदन अंडरग्राउंड लाइन पर पहली बार चालक रहित ट्रेन चलाई गई थी। ट्रेन ऑपरेटर द्वारा स्टार्ट बटन दबाए जाने के बाद ट्रैक से मिलने वाले सिग्नल के माध्यम से ट्रेन अगले स्टेशन तक पहुंच गई। बाबू जगजीवन राम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दलितों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बाबू जगजीवन राम का जन्म 1908 में आज ही बिहार में हुआ था। कॉलेज के दिनों में सामाजिक असमानता का दंश सहने के बाद दलितों के लिए आवाज़ उठाने की ठानी। 19 अक्टूबर 1935 को पहली बार दलितों के लिए मतदान के अधिकार की मांग की। 1936 में बिहार विधान परिषद के सदस्य मनोनीत हुए। स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज़ादी के बाद 1952 से 1984 तक लगातार सांसद चुने गए। सबसे लंबे समय तक करीब 30 साल केंद्रीय मंत्री रहे। 6 जुलाई 1986 को उनका देहांत हो गया। इसी के साथ आज का समाचार यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।